हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं और इसके साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर के जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं जो कि इस प्रकार से हैं, इनको भी मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जान लेंगे और इन प्रश्नों को आपको अपनी नोट्स पर भी लिख लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, जो वर्णनात्मक प्रश्न है उनको भी सॉल्व कराऊंगा, कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखनी है ताकि आप 70 में से 70 अंक जरूर लेकर आओ। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं इस मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा में कैसे गद्यांश हल करना है, कैसे पद्यांश हल करना है, कैसे संस्कृत गद्यांश पद्यांश हल करना है, जीवन परिचय कैसे लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सारी चीजें लिखकर ले आया हूं आप सभी के लिए इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एक एक चीज को अच्छे से समझिएगा, तभी आप 70 में से 70 अंक लाकर दिखाओगे 22 फरवरी 2024 हिंदी के पेपर में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पेपर में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, जिसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए, यानी 3 घंटे का समय आपको मिलेगा, सिर्फ 3 घंटे का समय पेपर को सॉल्व करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। अब यहाँ पर अगला निर्देश दिया गया है, दूसरा प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। अब प्रश्न पत्र के खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। मान लीजिए ओएमआर शीट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ओएमआर शीट का नमूना। अब पहले प्रश्न में मान लीजिए सही विकल्प है ए, तो आपको इस गोले को काले अथवा नीले पेन से, कौन सा पेन होना चाहिए, बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ए सही है तो ए वाले गोले को काला करना, जो भी सही है इसी तरह से आप क्रमशः 20 प्रश्नों का उत्तर कर लेंगे। और इसके बाद नीचे भी आपको यहाँ पर भरना होगा। पहले में ए सही है तो ए ऑप्शन भरेंगे, दूसरे में बी सही है तो बी ऑप्शन लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप काले पेन से यदि ओएमआर शीट भरते हैं बाल पॉइंट वाले पेन से तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड आ में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। और यदि आप इन 20 प्रश्नों का आंसर ओएमआर शीट में सही तरीके से और सही उत्तर भर देते हैं तो आपके 20 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ पर जिनकी संख्या है 20, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। चलिए इन प्रश्नों का आंसर मैं फटाफट आपको बताता चलूं। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता कौन है। तो दिए गए विकल्पों में से अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा।
ओएमआर सीट में ऑप्शन दिए रहेंगे ए, बी, सी और डी। पेपर जो आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा में 2024 यानी 22 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर या प्रत्येक विषय का पेपर, सभी में ए, बी, सी और डी ही लिखा रहेगा, का, खा, गा, घा नहीं लिखा रहेगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसीलिए ए, बी, सी, डी ही लिखा रहेगा जो कि ओएमआर में भरना है। अब यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, तो ओएमआर में आपको क्या कर देना है, चौथा वाला गोला काला कर देना है। पहले का कौन सा सही है, चौथा विकल्प सही है, तो इस तरह से आपको गोला अच्छे से काला कर देना है। ध्यान रहे आपने एक बार उत्तर भर दिया फिर आप इसको सही नहीं कर सकते, तो जब तक कंफर्म ना हो जाए मेरे प्यारे बच्चों तब तक आप उत्तर नहीं भरिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, मित्रता निबंध के अनुसार विश्वास पात्र मित्र है, कैसा मित्र है, मित्रता निबंध के अनुसार विश्वास पात्र मित्र होता है जीवन की एक औषध के समान। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे भयानक ज्वर होता है कौन सा, तो आप सभी जानते हैं जब मित्रता निबंध आप पढ़ते हैं, मित्रता नामक पाठ को पढ़ते हैं, तो उसमें एक पैराग्राफ है जिसकी स्टार्टिंग है, कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। और मेरे प्यारे बच्चों यह पद्यांश नहीं है, गद्यांश है, और ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, कुशंग का ज्वर सबसे क्या होता है, भयानक होता है। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है, तो आप सभी जानते हैं चंद्रगुप्त नाटक विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त के रचनाकार या लेखक कौन है, तो उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जय शंकर प्रसाद चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु जय शंकर प्रसाद जी की नाटक विधा पर आधारित रचनाएं हैं। प्रश्न इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 5 है, मेरी आत्मकथा के लेखक कौन हैं, इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आत्मकथा के लेखक हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। मेरी आत्मकथा किसकी रचना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। प्रश्न संख्या 6 है, रासो ग्रंथों की भाषा क्या है, तो इसका उत्तर क्या होगा, रासो ग्रंथों की भाषा क्या है, डिंगल भाषा है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, भक्ति काल की रचना है, दिए गए विकल्पों में से भक्ति काल की रचना कौन सी है, विनय पत्रिका। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है विनय पत्रिका किसकी रचना है, तो विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन सभी प्रश्नों को आपको अपनी नोट्स पर लिख लेना है। एक प्रश्न से मैं आपको अन्य भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताता चल रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 है, तार सप्तक काव्य के संपादक हैं, दिए गए विकल्पों में से तार सप्तक काव्य के संपादक कौन हैं, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी तार सप्तक काव्य के संपादक हैं। इन्होंने सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया था। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 है, वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वन पथ पर कविता जो है यह संबंधित है किससे, कवितावली से संबंधित है, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित कवितावली से ही यह पाठ संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि वन पथ पर जो कि रचना है किसके द्वारा रचित, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ही रचित है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिहारी की काव्य कला शैली है या बिहारी की काव्य शैली कौन सी है, तो उत्तर होगा इसका मुक्तक शैली। प्रश्न संख्या 11 है, हंस हंस भाजें देख दुल्ह दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमांचल के उछाह में, शीस पर गंगा हंसें भुजन भुजंगा हंसें, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो यहाँ पर जो उदाहरण है इस उदाहरण में कौन सा रस है, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न संख्या 12 वेरी इंपॉर्टेंट है, कोटि कुली से सम वचन तुम्हारा
पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो जहां पर किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु के साथ, किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति के साथ समान गुणधर्म के आधार पर समानता या तुलना बताई जाती है, वहां पर होता है उपमा अलंकार। अब यहाँ पर कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यहाँ पर वचन की तुलना की जा रही है, यानी बातों की तुलना की जा रही है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। प्रश्न संख्या 13 है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उस छंद को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सम छंद कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसका उत्तर हो जाएगा अन उपसर्ग है। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 15 है, पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद का अर्थ क्या होता है, पूर्व अर्थात पहला पद। पहला पद किस समास में संख्यावाची होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर द्वंद्व समास तो होगा नहीं, द्विगु समास में पूर्व यानी पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, शिकारी का बाण हिरण को लगा, रेखांकित का पर्यायवाची क्या होगा। तो यहाँ पर बाण है रेखांकित अंश और इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सर हो जाएगा बाण का पर्यायवाची शब्द। प्रश्न संख्या 17 है, यहाँ पर युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है। आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा त्वे। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। प्रश्न संख्या 19 मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है, कैसा होता है वाच्य, भाव वाच्य होता है। प्रश्न संख्या 20 है, तस्मै तद शब्द के किस विभक्ति और वचन से संबंधित रूप है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तस्मै तद शब्द के किस विभक्ति और वचन से संबंधित रूप है, इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, चतुर्थी एक वचन का। किस वचन से संबंधित है, चतुर्थी एक वचन का। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे खंड बा के अंतर्गत जो वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, इनकी लिए अंक कितने मिलेंगे आपको, इनके लिए 50 अंक निर्धारित हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर पहला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल 6 अंक। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला जो गद्यांश है जो कि इस प्रकार से है, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभारी मूर्तें बिहस उठी। तो यह पहला गद्यांश किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अजंता शीर्षक पाठ से लिया गया है पहला पाठ। और इस पाठ के लेखक कौन हैं, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा यह पाठ लिखा गया है। मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अन्यथा आपसे कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अथवा में जो यहाँ पर गद्यांश है, इस गद्यांश को मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। तो इसका पहला प्रश्न आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है उपर्युक्त गद्यांश, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे, जिस भी गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है उसके
क्या करते हैं, उस गद्यांश के शुरुआत के शब्द को और अंतिम के दो या एक शब्द को लिखा जाता है। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर, जब भी आप अपनी कॉपी पर लिखिएगा, बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा हेडिंग खंड बा। इस तरीके से आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा, और इसे अच्छे से अंडरलाइन भी कर दीजिएगा। फिर प्रश्नोत्तर संख्या आप हेडिंग डालेंगे। एक का कर रहे हैं तो एक, अथवा वाला कर रहे हैं तो एक अथवा, जैसे कि मैं आपको अथवा वाला बता रहा हूं गद्यांश सॉल्व करके, इसलिए यहाँ पर एक अथवा मैंने डाल दिया। अब संकेत हेडिंग आप डाल दीजिएगा। फिर संकेत के रूप में गद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिख देना है। फिर इसके बाद जैसे यहाँ पर संदर्भ आपको हेडिंग डालना है, संदर्भ सेम यही रहेगा हर गद्यांश का, बस आपको क्या बदल देना है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, संदर्भ को शार्ट में लिख देते हैं। यदि आप भी संदर्भ शार्ट में लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। संदर्भ लिखने का सही तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग जरूर लिख लेना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा कि गद्य खंड, गद्यांश गद्य खंड का भाग होता है, इसलिए गद्य खंड काले पेन से, और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिख दीजिएगा। में संकलित पाठ का नाम क्या है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। पाठ का नाम भी आपको काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना है। शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब ध्यान रहे गद्यांश में जिसके लेखक या इसके लेखक लिखा जाता है, पद्यांश के संदर्भ में जिसके रचनाकार या रचयिता लिखा जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, संदर्भ लिखने का सही तरीका है, यदि यह होता ममता शीर्षक पाठ से गद्यांश तो आप कैसे लिखते, जैसे कि यहाँ पर पहला है गद्यांश अजंता शीर्षक पाठ से है, तो आपको कैसे लिखना है यदि आपको इसको सॉल्व करना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता, यहाँ पर पाठ का नाम बदल देना है आपको, अजंता शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक का नाम भी बदल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अजंता शीर्षक पाठ के लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो अथवा में गद्यांश है ये पूरा रेखांकित अंश है, यानी ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है, निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्र की आंखों से गिर जाएंगे, और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देना है। क्या हो जाएगी व्याख्या, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जैसे ही हमारे मन में ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है, वैसे ही निंदा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी अथवा पहली संतान कहा गया है। निंदा को क्या कहा गया है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी अथवा पहली संतान कहा गया है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु, यानी जो व्यक्ति किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, वह अत्यंत बड़ा चढ़ाकर उसकी बुराई भी करता है। यानी जो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करता है वह उसकी बढ़ा चढ़ाकर बुराई भी करता है। उसकी बुराई करने में उसे आनंद का अनुभव होता है। वह चाहता है कि अन्य लोग भी उस व्यक्ति की बुराई करें। उसके निंदा करने का उद्देश्य यह होता है कि वह दूसरे लोगों की दृष्टि में गिर जाए। जिसकी वह निंदा करे वह दूसरे लोगों की दृष्टि में क्या हो जाए, बेइज्जत हो जाए, गिर जाए। जब वह व्यक्ति जिसकी वह निंदा कर रहा है अपने मित्रों अथवा समाज के लोगों की नजरों में गिर जाएगा, तो उसके द्वारा किए गए रिक्त और उच्च स्थान पर वह बिना परिश्रम के अधिकार कर लेगा। कौन सा व्यक्ति, जो निंदा कर रहा था वो व्यक्ति। ऐसी निंदकों की सोच होती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, दूसरा प्रश्न है इस गद्यांश का, यानी जो तीसरा प्रश्न है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है। तो आप सभी जानते हैं ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा यह सोचकर करता है
कि जब निंदित व्यक्ति समाज की नजरों से गिर जाएगा तब उसके स्थान पर वह स्वयं विराजमान हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका उत्तर। और इस तरह के प्रश्न का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि इस प्रकार दूसरे लोगों या लोग जनता अथवा मित्र की आंखों से गिर जाएंगे और जो रिक्त स्थान होगा उस पर वह अनायास ही बैठा दिया जाएगा। इसलिए ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप लोग ध्यान देंगे प्रश्न संख्या 2 है। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 6 नंबर। तो यहाँ पर जो पद्यांश हैं आप लोग जरूर तैयार कर लेना। पहला पद्यांश है, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वै फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करी हो कित हैं तिय की लखिया तुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल चोए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इसको ही मैं सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल देना है कुछ इस तरह से। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का कर रहे हैं तो 2 का अथवा कर रहे हैं तो अथवा। सबसे पहले आपको हेडिंग क्या डालना है, संकेत हेडिंग डाल देना है। फिर जिस भी पद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं उसके शुरुआत के शब्दों को, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पुरते निकसी शुरुआत के शब्द हैं, मैंने लिख दिया काले पेन से। फिर जल चुए लास्ट के शब्द हैं, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर 2 का इस साइड में भी आपको लिख देना है। फिर संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश। प्रत्येक पद्यांश का संदर्भ सेम यही रहेगा, किसी भी पाठ का पद्यांश क्यों ना हो, बस क्या बदलना है आपको मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिए, सिंगल इन्वर्टेड कामा दोनों ओर से लगा दें। के काव्य खंड भी काले पेन से। अब देखो गद्यांश होता है गद्य खंड का भाग, लेकिन जो पद्यांश होता है वह होता है काव्य खंड का भाग। और ये है मेरे प्यारे बच्चों पद्यांश में संकलित वन पथ पर। पाठ का नाम क्या है, वन पथ पर शीर्षक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखिएगा। और इसके बाद जिसके रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, रचयिता का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। अब इस तरीके से यदि आप संदर्भ लिखते हैं तो आपके 2 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे, एग्जामिनर खुश होकर नंबर दे देंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद है पद्यांश का दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश है उसी की व्याख्या करनी है। अब रेखांकित अंश है क्या, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग दोए। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डाल देना है और लिखना क्या है, राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि क्या हुआ, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वै। क्या हो जाएगी व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके सुंदर होठ थकान के कारण सूख गए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, पुर से कौन निकली। तो बिल्कुल आसान सा उत्तर है, पुर से राम की प्रिया पत्नी सीता जी निकली। इस तरह से आप पद्यांश को भी सॉल्व कर लोगे, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसके बाद अथवा में जो पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। मेरे प्यारे बच्चों यह जो पद्यांश है किस पाठ से लिया गया है, स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से। रचनाकार कौन है इस पाठ के, राम नरेश त्रिपाठी जी।
राम नरेश त्रिपाठी जी हैं इस पाठ के रचनाकार। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर यहाँ से भी आपके पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है संस्कृत का। तो जिस भी गद्यांश का आप संदर्भ और हिंदी अनुवाद करने वाले हैं, सबसे पहले उसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को जरूर लिखना। जैसा कि यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 इस तरह से मैंने लिख दिया है, फिर संकेत के रूप में गद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को जरूर लिखना काले पेन से। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल दीजिएगा। संस्कृत का कोई भी गद्यांश हो, संदर्भ सेम यही रहेगा। क्या बदल देना है मैं आपको आगे बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखिएगा, के संस्कृत खंड भी काले पेन से लिखिएगा। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पाठ का नाम क्या है, वाराणसी शीर्षक पाठ से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। इसी तरह से आपको लिखना है। संदर्भ किसी भी पाठ का हो गद्यांश, बस यहाँ पर पाठ का नाम आपको बदलना है, बाकी सेम ऐसा ही रहेगा किसी भी पाठ का गद्यांश हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हिंदी अनुवाद आपको करना है, तो हिंदी अनुवाद क्या होगा, इस तरह से हेडिंग डाल दीजिएगा, हिंदी अनुवाद। अब हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, यानी यह नगरी जो है भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, आगे लिखा हुआ है कि इत एव संस्कृत वांग्मय से संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रार्शतः। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा हुआ है कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। इसके आगे का अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मुगल युवराज दारा सिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारिता। मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा इसका हिंदी अनुवाद, कि मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उनके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया गया। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर अथवा में भी प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है, गद्यांश ही है संस्कृत खंड का। नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत प्रश्नम पहलिकाया उत्तरम ना जानामि। मेरे प्यारे बच्चों यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है गद्यांश। किस पाठ से लिया गया है, प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। अब इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, यहाँ पर दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर जो पहला है पद्यांश, यह लिया गया है जीवन सूत्राण शीर्षक पाठ से। अब मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में यहाँ पर जो पद्यांश है आप लोग ध्यान देंगे, अथवा में पद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट। अथवा में है अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता। इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 4 का अथवा मैंने हेडिंग डाल दी है, क्योंकि अथवा वाला सॉल्व कर रहा हूं आप सभी के लिए। संकेत हेडिंग आपको डाल देना है, फिर जिस भी पद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद आपको लिखना है, उसके शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख लेना। जैसे ही शुरुआत के शब्द हैं अपदो दूरगामी और अंतिम का शब्द क्या है, सह पंडिता। अब संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखिएगा आप सभी लोग, के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखेंगे। के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीणः, पाठ का नाम क्या है, प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से उद्धृत है। तो जो भी काले पेन से लिखना है, सब आप चीजें काले पेन से ही लिखिएगा। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पर, आप लोग उसके पहले मैं हिंदी अनुवाद बता दूं आपको, क्योंकि हिंदी अनुवाद रह गया है। हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल देना आप लोग, और फिर हिंदी अनुवाद क्या होगा,
अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः, अर्थात उसके पैर नहीं किंतु दूर चला जाता है, अक्षरों सहित है किंतु पंडित नहीं है। आगे यहाँ पर है अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानात सह पंडितः, अर्थात उसका मुख नहीं है किंतु साफ साफ बोलता है, इसे जो जानता है वही पंडित अर्थात क्या है, विद्वान है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया इस पद्यांश का सरल सा हिंदी अनुवाद। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न यानी किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो दो दो प्रश्न हैं प्रत्येक खंड काव्य से। जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उसी खंड काव्य को पढ़िए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर उसी खंड काव्य के आधार पर आपको प्रश्नों का उत्तर भी करना है, किसी एक प्रश्न का उत्तर करना है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर प्रश्न संख्या अगला है। प्रश्न संख्या 6 का के अंतर्गत पूछा गया है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि 100% की गारंटी है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में इनका जीवन परिचय जरूर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6 का मैंने हेडिंग डाल दी, फिर जिस नंबर पर जीवन परिचय है वो नंबर यहाँ पर डाल दिया, फिर जयशंकर प्रसाद हेडिंग डाल दी। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी आप लोग जरूर लिख लेना जब भी बोर्ड परीक्षा में लिखना। जैसे जन्म कब हुआ प्रसाद जी का, 30 जनवरी 1889 को, और कॉपी के इसी साइड में आप लोग भी लिखिएगा। जन्म स्थान क्या है, काशी। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू था। शिक्षा इन्होंने कक्षा 8वीं तक ही प्राप्त की, आगामी कक्षाओं में भी पढ़े थे। मेरे प्यारे बच्चों इनकी रचनाएं हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल आदि। और मृत्यु कब हो गई जयशंकर प्रसाद जी की, 15 नवंबर 1937 को। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए जीवन परिचय लिखने का तरीका मैं बता दूं आप सभी को। काले पेन से आप लोग जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा। 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता जब आप इसी तरीके से लिखोगे। मेरे प्यारे बच्चों फिर जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों इन सभी जीवन परिचय को जरूर तैयार कर लेना क्योंकि हर साल जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पूछा जाता रहा है। आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जैसे जन्म कहाँ हुआ, काशी में हुआ, जन्म कब हुआ, 30 जनवरी 1889 ईस्वी में, और इनके पिता का नाम क्या था, श्री देवी प्रसाद साहू, जो कि सुघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन्हें मैंने काले पेन से लिखा है, आपको भी काले पेन से ही लिखना है। लिखने का सही तरीका है जीवन परिचय। अब आगे यहाँ पर आप देखिए, उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। किसकी दानशीलता, श्री देवी प्रसाद साहू जी की दानशीलता और उदारता के कारण इनके यहाँ बराबर क्या हुआ करता था, विद्वानों और कलाकारों का समादर हुआ करता था, आदर सत्कार हुआ करता था। इनकी शिक्षा प्रारंभ का यानी इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त कर ली। किसने, जयशंकर प्रसाद जी ने। आगे मेरे प्यारे बच्चों कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। जब इनकी अवस्था केवल 12 वर्ष की थी और इनके पिता का क्या हो गया, देहांत हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। यक्ष्मा अर्थात टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। मेरे प्यारे बच्चों जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको मैंने काले पेन से लिखा है, आपको भी काले पेन से ही लिखना होगा। रचना इनकी आंसू कामायनी, किसी एक रचना का आपको नाम लिखना है। 5 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जीवन परिचय वाले 5 नंबर पक्का मिलेंगे। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 6 खा है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए
उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर तुलसीदास जी का जीवन परिचय 100% की गारंटी है। 2024 की बोर्ड परीक्षा में तुलसीदास जी का जीवन परिचय पक्का आएगा और इतना सरल जीवन परिचय मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाए बिल्कुल आसानी से। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ध्यान देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6 का हेडिंग डाल देंगे। फिर दूसरे नंबर पर है तुलसीदास जी का जीवन परिचय, तो 2 नंबर डालने के बाद तुलसीदास आप हेडिंग डाल देंगे। इधर भी 6 का आप हेडिंग डाल देंगे। इसको लाइन यदि खींची है तो मत खींचिएगा, यदि नहीं खींची है तो आप उतनी ही लाइन खींचिएगा जितने में आप प्रश्नों की संख्या डाल सको। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लिखिएगा। जैसे जन्म कब हुआ तुलसीदास जी का, सन 1532 में। पिता का नाम इनके आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था और पत्नी का नाम रत्नावली, और इनकी भक्ति भावना राम भक्ति भावना थी। रचनाएं इनकी रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी आपको जरूर लिख देना है। अब जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे जीवन परिचय काले पेन से हेडिंग डालिए। फिर तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन्हें आप काले पेन से जरूर लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं काले पेन से मैं लिख दिया हूं, आप भी काले पेन से ही लिखिएगा। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वह पत्नी प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इसी तरह से जीवन परिचय आप भी लिखिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम लिख देना है। जैसे कि इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, रामचरितमानस। इस तरह से आपको लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 7 है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस मॉडल पेपर में यहाँ पर जो श्लोक है अपदो दूरगामी वाला भी है और यहाँ पर जीवन सूत्राण शीर्षक पाठ से भी लिया गया है। आपको वही श्लोक लिखना है जो पेपर में ना पूछा गया हो। तो यहाँ पर उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हो, प्रश्नोत्तर संख्या 7 मैंने हेडिंग डाली है। फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये जो है श्लोक आपके पेपर में नहीं पूछा गया है। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 है। निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। तो यहाँ पर पहला जो विषय है छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है, अथवा में भी प्रश्न है। मैं आपको एक ही प्रश्न यानी एक ही यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे छात्रवृत्ति वाला ही प्रार्थना पत्र बताऊंगा कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 डाल दीजिएगा। फिर सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, केपी इंटर कॉलेज या किसी भी विद्यालय का नाम आप लिख सकते हैं। माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं आ का छात्र हूं। मैं सदैव ही अपनी कक्षा में उत्तम अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूं और मेरे प्यारे बच्चों इतना ही नहीं, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा खेलों में भी सक्रिय भाग लेकर पुरस्कार जीतता रहा हूं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कक्षा 8 में 74% अंक प्राप्त कर विद्यालय में 5वां स्थान भी प्राप्त किया है। प्रश्न इसके बाद आप देखेंगे लिखा हुआ है किया है। फिर मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। डर है कि कहीं अर्थाभाव के कारण मेरी पढ़ाई न छूट जाए,
इसलिए यानी अतः आशा है कि आप मुझे विद्यालय कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे। यदि मैं अर्थाभाव में न पढ़ सका तो मेरा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आप ही मुझे अध्ययन विरत होने से बचा सकते हैं। इसके लिए आप यानी मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। धन्यवाद सहित मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य। बालिकाएं लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। फिर यहाँ पर का खागा और कक्षा 10 आ, इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 9 नंबर का प्रश्न आएगा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 9 के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है और तीसरा, इसका मैं आपको उत्तर बताऊंगा, जिसे आपको जरूर तैयार कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला प्रश्न है वाराणसी कस्या भाषायाः केंद्रम अस्ति। तो प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल दिया। फिर 9 का पहला है, इसका उत्तर क्या होगा? वाराणसी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप लोग ध्यान देंगे, अगला है यहाँ पर प्रश्न तीसरा, पदेन बिना किम दूरम याति। उत्तर होगा पदेन बिना पत्रम दूरम याति। हर साल ये प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में, ऐसा कोई साल नहीं हुआ जिस साल ये ना पूछा गया हो बोर्ड परीक्षा में। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आप लोग जरूर तैयार कर लो। 100% की गारंटी है बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 3, फिर जिस नंबर पर निबंध है वही लिख देना है। फिर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर निबंध भी प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे तो वीडियो पहले से ही मौजूद है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इस मॉडल पेपर में मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में श्लोक लिखना है, कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है किसी कवि या लेखक का, कैसे आपको गद्यांश पद्यांश हल करने हैं संस्कृत के और हिंदी के। सारी चीजें मैं एक एक चीज आपको बता चुका हूं, कैसे आप अच्छा स्कोर कर पाओगे 2024 की बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।